नमस्कार। आज हम मुगल साम्राज्य पर थोड़ी गहराई से बात कर रहे हैं ना। 1526 से 1857 तक का वो लंबा दौर। जी हाँ। और हमारे पास जो जानकारी है वो ज्यादातर विकिपीडिया के मुख्य लेखों से है। तो हम कोशिश करेंगे कि इसके जरूरी पहलू, मतलब इसका बनना, शासन, अर्थव्यवस्था, संस्कृति और हाँ इसका पतन, सब पर एक नजर डालें। बिल्कुल। तो शुरुआत करते हैं उस वक्त से जब बाबर ने पानीपत में जीत हासिल की और भारत में एक नए साम्राज्य की नींव रखी। ये अगले 300 साल तक चला है ना। हाँ, करीब 300 साल। और ये सिर्फ एक राजनैतिक ताकत नहीं थी, इसने यहाँ की संस्कृति और समाज पर भी मतलब बहुत गहरा असर डाला। तो बाबर कहाँ से आया था? मध्य एशिया से? हाँ, मध्य एशिया से। और वो खुद को तैमूर और चंगेज खान का वंशज बताता था। 1526 में पानीपत में उसने इब्राहिम लोदी को हराया। और ये जीत कहते हैं कि बारूद और तोपों की वजह से आसान हुई। ये उस वक्त शायद नई चीज थी। बिल्कुल, ये नई तकनीकें मैदाने जंग में बहुत काम आई। लेकिन देखिए, नींव रखना एक बात है और साम्राज्य को टिकाऊ बनाना वो दूसरी बात। हाँ, वो तो है। तो बाबर के बाद हुमायूं, उसका दौर कैसा रहा? हुमायूं का दौर 1530 से 1556 काफी उतार चढ़ाव वाला था। उसे शेरशाह सूरी ने हरा दिया था, याद है? हाँ हाँ, बिल्कुल। उसे भागना पड़ा था। जी, उसे कुछ वक्त के लिए फारस जाना पड़ा और इसी वजह से मुगल दरबार और उनकी संस्कृति पर फारसी असर और बढ़ गया। अच्छा, तो फिर स्थिरता कब आई? अकबर के जमाने में 1556 से 1605? अकबर का नाम तो बहुत बड़ा है। हाँ, काफी हद तक। अकबर ने न सिर्फ साम्राज्य को फैलाया, बल्कि उसे एक मजबूत प्रशासनिक ढांचा भी दिया। जैसे वो मनसबदारी व्यवस्था। मनसबदारी वो क्या थी? ठीक ठीक। वो असल में एक तरीका था अलग अलग योद्धाओं और अमीरों को साम्राज्य से जोड़ने का। उन्हें पद और वेतन मिलता था और बदले में उन्हें सैनिक रखने होते थे। अच्छा, और वो लगान वाली व्यवस्था, जब्त प्रणाली? हाँ, जब्त प्रणाली। इसमें जमीन को नापकर नकद में लगान तय होता था। नकद में तो किसानों को अपनी फसल बाजार में बेचनी पड़ती होगी। बिल्कुल। इससे मुद्रा का चलन बढ़ा और जो छोटी छोटी स्थानीय अर्थव्यवस्थाएं थी वो बड़े बाजारों से जुड़ गईं। अकबर की वो धार्मिक नीति भी अहम थी, सुलेह कुल। सबके साथ शांति वाली। हाँ, हालांकि उसका वो दीन इलाही वाला विचार ज्यादा चला नहीं। ओके। अकबर के बाद फिर जहांगीर 1605-1627 और शाहजहां 1658-1668 आए। जहांगीर के बारे में क्या खास है? कला प्रेमी था। हाँ, जहांगीर के समय में चित्रकला, खासकर मिनिएचर पेंटिंग, बहुत फली फूली, लेकिन शायद प्रशासन पर उसका ध्यान उतना नहीं था। और इसी दौर में सिखों के साथ वो तनाव शुरू हुआ। जी, गुरु अर्जन देव जी की फांसी इसी समय हुई थी और यहीं से मुगलों और सिखों के बीच वो लंबे संघर्ष की शुरुआत हुई। फिर शाहजहां का दौर, ये तो मतलब शान शौकत वाला दौर था। ताजमहल, लाल किला। बिल्कुल, मुगल वास्तुकला अपने चरम पर पहुंची शाहजहां के वक्त में। ताजमहल, दिल्ली का लाल किला, जामा मस्जिद, ये सब उसी की देन है। जबरदस्त। लेकिन इतना खर्चा, खजाने पर बोझ तो पड़ा होगा। हाँ, बिल्कुल पड़ा। ये इमारतें शानदार थीं पर महंगी भी बहुत थीं और शाहजहां ने दक्कन में विस्तार भी जारी रखा। इसके बाद आया औरंगजेब 1658 से 1707 और उसके साथ ही शुरू हो जाते हैं विवाद। हाँ, औरंगजेब का शासनकाल काफी जटिल है। एक तरफ तो साम्राज्य अपने सबसे बड़े आकार तक फैला। सबसे ज्यादा विस्तार उसी के समय हुआ। हाँ जी, भौगोलिक रूप से। लेकिन दूसरी तरफ उसने इस्लामी कानून पर ज्यादा जोर दिया, जैसे गैर मुसलमानों पर वो जजिया आकर फिर से लगा दिया। हाँ, वो सुना है। और फतवाए आलमगीरी? वो इस्लामी कानूनों का एक संग्रह था जो उसने तैयार करवाया। इसी के समय गुरु तेग बहादुर जी की फांसी हुई और दक्कन में जो उसकी लंबी लड़ाइयां चली, उन्होंने खजाने पर बहुत भारी बोझ डाला। तो क्या यही पतन की वजह बनी? इतिहासकार क्या मानते हैं इस पर? देखिए, इतिहासकारों में इस पर एक राय नहीं है। कुछ मानते हैं कि औरंगजेब की धार्मिक नीतियां, वो असहिष्णुता, वो जिम्मेदार थी। और दूसरे इतिहासकार कहते हैं कि उसने कई गैर मुस्लिम संस्थानों को दान भी दिया था और उसके प्रशासन में हिंदुओं की संख्या भी काफी थी। सच्चाई शायद इन दोनों के बीच कहीं है, पर यह जरूर है कि उसके शासन के अंत तक साम्राज्य पर दबाव बहुत बढ़ चुका था। अगर हम इनके प्रशासन की बात करें तो ये इतना बड़ा साम्राज्य चलता कैसे था? कोई सिस्टम था? हाँ, एक केंद्रीकृत व्यवस्था थी। बादशाह सबसे ऊपर, उसके नीचे 4 मुख्य मंत्रालय थे। दीवान जो वित्त देखता था, मीर बख्शी सेना और खुफिया विभाग संभालता था, सद्र सुदूर कानून और धर्म देखता था
और मीर समन शाही घराना और कारखानों का जिम्मेदार था। और नीचे प्रांतों में साम्राज्य सूबों में बटा था, जिन्हें सूबेदार देखते थे। फिर सूबे आगे सरकार और परगना जैसी छोटी इकाइयों में बटे थे। अच्छा, और अर्थव्यवस्था? लगान के अलावा और क्या था? व्यापार वगैरह? अर्थव्यवस्था थी तो कृषि आधारित थी, लगान मुख्य आय थी, लेकिन व्यापार भी जबरदस्त था। कपड़ा उद्योग, खासकर बंगाल का, दुनिया भर में मशहूर था। कमाल है। और चांदी का रुपया भी तभी चला? हाँ, चांदी का मानक सिक्का रुपया चलन में था। अर्थव्यवस्था काफी मजबूत थी। और संस्कृति? ताजमहल के अलावा क्या विरासत छोड़ी मुगलों ने? देखिए, कला, साहित्य, वास्तुकला, इन सब में भारतीय और फारसी शैलियों का एक अनोखा संगम देखने को मिलता है। मिनिएचर पेंटिंग बहुत विकसित हुई। वास्तुकला की क्या पहचान थी? वो गुंबद? हाँ, वो बल्ब जैसे गुंबद, ऊंची मेहराबें, लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर का इस्तेमाल। फतेहपुर सीकरी, आगरा किला, लाल किला, बहुत उदाहरण है। और भाषा? दरबार में तो फारसी चलती थी। हाँ, फारसी आधिकारिक भाषा थी, लेकिन आम बोलचाल से दिल्ली के आसपास हिंदुस्तानी यानी उर्दू का विकास हुआ। और हाँ, मुगलई खाना कैसे भूल सकते हैं। सही बात है, लेकिन फिर ये सब खत्म कैसे हो गया? औरंगजेब की मौत 1707 के बाद क्या हुआ? उसके उत्तराधिकारी उतने काबिल नहीं थे, गद्दी के लिए लड़ाइयां होने लगी। तो मतलब अंदरूनी कलह? हाँ, और केंद्रीय नियंत्रण कमजोर हो गया। मराठे एक बड़ी शक्ति बनकर उभरे। फिर 1739 में नादिर शाह का हमला हुआ दिल्ली पर। उसने बहुत लूटपाट की। ओह। और जो सूबे थे, बंगाल, अवध, वो सब धीरे धीरे लगभग आजाद हो गए। साम्राज्य बस नाम का रह गया था। और फिर एंट्री हुई अंग्रेजों की। हाँ, यूरोप की व्यापारिक कंपनियां तो पहले से थीं, लेकिन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने धीरे धीरे अपना राजनीतिक दबदबा बढ़ाया। लड़ाइयां लड़ी, संधियां की। और आखिर में 1857। जी, 1857 के विद्रोह के बाद आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को रंगून भेज दिया गया और मुगल साम्राज्य औपचारिक रूप से खत्म हो गया। तो कुल मिलाकर बाबर की जीत से शुरुआत, अकबर का संगठन, शाहजहां का सांस्कृतिक शिखर और फिर औरंगजेब के बाद बिखराव और अंत, एक लंबा सफर था। बिल्कुल, और इसने दक्षिण एशिया के इतिहास पर बहुत गहरी छाप छोड़ी है। पर यहाँ एक बात सोचने वाली है कि क्या हमारी समझ मुगल काल के बारे में बदल सकती है अगर हमें सिर्फ शाही दस्तावेजों और इमारतों के अलावा उस वक्त के आम लोगों की जिंदगी के बारे में और पता चले? मतलब जो दूर दराज के इलाकों में रहते थे, उनकी सोच, उनका नजरिया। इतिहास अक्सर ऊपर से नीचे लिखा जाता है, शायद नीचे से ऊपर देखने पर कुछ और नजर आए। ये वाकई सोचने वाली बात है।